जीके स्टडी पॉइंट विद क्लियर कॉन्सेप्ट की तरफ से चलने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम अपनी ऑनलाइन क्लासेज में हिंदी नियमित रूप से चला रहे हैं दोस्तों, और हिंदी में हमारा जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों वो वर्ड विचार का चल रहा है। और वर्ड विचार में भी दोस्तों हम जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। व्यंजन से संबंधित एक क्लास हमारी हो चुकी है दोस्तों, और आज हमारी व्यंजन से संबंधित दूसरी क्लास है। जो हमारा वर्ड विचार का टॉपिक है दोस्तों, उससे संबंधित कम से कम दोस्तों हमने 8-10 वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं, पहले से ही इनको दिखा दिया गया है। वर्ड विचार का जो टॉपिक है दोस्तों काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक में से दोस्तों प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में कम से कम 10-12 प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आप इसको कम्प्लीटली पढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके कई सारे भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को हम एक एक तथ्यों के साथ, संपूर्ण तथ्यों के साथ पढ़ रहे हैं। दोस्तों हमने कल व्यंजन पढ़ा रहे थे, तो व्यंजन की कल हमने परिभाषा बताई थी, व्यंजन की विशेषताएं बताई थी, और व्यंजन की संख्या बताई थी, और व्यंजनों की संख्या के भी बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो दोस्तों आज की क्लास में चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स देखिए, कल हमने व्यंजन के बारे में बताया कि व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों। कि व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी ऐसे वर्ड जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ऐसा हमने कल की परिभाषा में कल बता दिया था, और व्यंजन की सारी विशेषताएं भी बता दी थी कि व्यंजन परतंत्र उच्चारित होते हैं, रुकावट के साथ उच्चारित होते हैं, बाधा सहित उच्चारित होते हैं, अनाक्षरिक होते हैं, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं। ऐसे सारी विशेषताएं हमने कल के बारे में बात कर ली थी। और कल की वीडियो में हमने बताया था दोस्तों कि व्यंजनों की जो टोटल संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, 33 होती है। कल हमने बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और इन्हीं संख्या पे हम क्या कर रहे थे दोस्तों, चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने बताया था दोस्तों इन 33 संख्या में अगर बात करें हम दोस्तों, इन 33 संख्या में हम बात करें, देखो दोस्तों मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा एक वर्ग आता है का वर्ग, और का वर्ग में का, खा, गा, घा और ड़ा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में दोस्तों चा, छा, जा, झा और या। फिर हमारा आता है दोस्तों टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और अणा। फिर आता है दोस्तों हमारा ता वर्ग। ता, था, दा, धा और ना। फिर आता है दोस्तों हमारा पा वर्ग। पा, फा, वा, भा और मा। तो कल हमने दोस्तों इन पांचों, यानी कह सकते हैं इन पांचों वर्गों के बारे में कुल टोटल 25 व्यंजनों के बारे में चर्चा कर ली थी दोस्तों। और कल हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि इन 25 वर्णों को, इन 25 व्यंजनों को हम स्पर्श क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श या स्पर्शी या वर्गीय या फिर हम इनको बोल सकते हैं स्फोटात्मक, या हम इनको बोल सकते हैं स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन पांचों वर्गों को हम क्या कह सकते हैं, स्पर्श व्यंजन। पांचों वर्गों में आने वाले का से लेकर माँ तक जो वर्ण हैं, हमारे का से लेकर जो माँ तक वर्ण हैं, का से लेकर माँ तक जो वर्ण हैं दोस्तों, इन वर्णों को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, स्फोटात्मक व्यंजन, स्पष्ट व्यंजन। कल हमने इनके बारे में बहुत अच्छे डिटेल के साथ में हमने सभी तथ्यों के बारे में बता दिया था। कल हमने इनके साथ साथ में इनको बता दिया इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, स्फोटात्मक ध्वनियाँ क्यों कहते हैं, और इनको स्पष्ट व्यंजन क्यों कहते हैं। कल हमने ये सारे तथ्य आप हमारी कल की वीडियो में, पिछली वीडियो में जाकर इनके बारे में डिटेल से देख सकते हैं। साथ साथ में मैंने कल आपको बताया था का, खा, गा, जा, यानी का, खा, जा और फा, ये हमारी क्या है दोस्तों, पांचों के आगे अगर नुक्ता लगाए अरबी फारसी ध्वनियाँ बताया था, इसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी। इसके अलावा कल मैंने इसको अमानक वर्ड के बारे में, झा जो अमानक वर्ड है, इसका अमानक वर्ड होता है ये वाला अमानक वर्ड होता है, इसके बारे में भी कल मैंने चर्चा की थी दोस्तों। इसके अलावा मैंने इन दोनों वर्णों के द्वारा आगे बढ़ने वाले नए विकसित जो वर्ण हैं, डा और डा यानी उत्क्षिप्त व्यंजन, इनके बारे में भी कल मैंने क्या की थी दोस्तों, चर्चा की थी। और इसके अलावा मैंने बताया था कि हमारी हिंदी में इस अमानक वर्ड को किसने हटाया,
हमारे हिंदी में डा और डा कहाँ से आए, एक का खा गा की जो नुक्ता लगाने के बाद में अरबी फारसी ध्वनियाँ बनी, ये किसने बनाई और कैसे इनकी परंपरा शुरू हुई थी। सभी तथ्यों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कल के बारे में बता दिया था। इससे आगे हम बात करने वाले हैं इन 25 वर्णों के बारे में हमने टोटल कंप्लीटली कल की वीडियो में चर्चा कर ली थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा मैटर। अब आगे की बात करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों इनके आगे के व्यंजनों के बारे में। कुल टोटल हमारे 25 वर्ड यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। 25 व्यंजनों के बारे में हमने बात कर ली थी कल की क्लास में। आज हम बात करेंगे आगे के व्यंजनों के बारे में बात। देखिए दोस्तों, इन 25 व्यंजनों के अलावा हमारी हिंदी में दोस्तों और भी व्यंजन होते हैं। वो होते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन, जो हमारे होते हैं या, रा, ला और बा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे नेक्स्ट अगले 4 व्यंजन और हैं हमारे, यानी ये तो टोटल हमारे कितने हो गए? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। यानी हमारे हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन वर्णों कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन, यानी 5 वर्ड होते हैं, 5 ध्वनियाँ होती हैं। बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इन 5 वर्गों के अलावा हमारे और भी होते हैं या, रा, ला, वा। इन 5 ध्वनियों को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? 4 ध्वनियों को क्या बोलते हैं दोस्तों? अंतस्थ ध्वनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बात समझना दोस्तों हमारी, अंतस्थ व्यंजन इनको हम कहते हैं। किनको? यारा, लावा को क्या कहते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, इनके बारे में आप देख लें दोस्तों। इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, ये बात समझना दोस्तों। इन वर्णों का जो उच्चारण होता है दोस्तों, इन वर्णों का जो उच्चारण होता है वो कैसे होता है दोस्तों? स्वर और व्यंजन के मध्य सा होता है। कैसा होता है? स्वर व व्यंजन के मध्य सा होता है। यानी इन वर्णों का कभी तो उच्चारण स्वर जैसा होगा, कभी व्यंजन जैसा होगा। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 संख्या होती है इनकी। ये भी याद रखना कि हमारे हिंदी में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? टोटल 4 हैं। उनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण कभी स्वर के समान होता है, कभी व्यंजन के समान होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर इनका एक और पॉइंट, एक नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन और बनाया दोस्तों कि जो ये यारा, लावा है दोस्तों, ये इनका क्रम देखें अगर, तो ये प्रक्रिया क्रम है। इसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? प्रक्रिया क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रक्रिया क्रम बोलते हैं। अगर इन्हीं वर्णों को हम उत्पत्ति क्रम में लिखें, किस में लिखें दोस्तों? उत्पत्ति क्रम में लिखें। अगर इन्हीं वर्णों को हम आपसे पूछे कि जो अंतस्थ व्यंजन है उनको उत्पत्ति क्रम में लिखो, उनको उत्पत्ति क्रम में लिखो, तो आपको उनको उत्पत्ति क्रम में या, व, रा और ला लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? या, व, रा, ला लिखना है। लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं? या, रा, लावा बोलते हैं दोस्तों। हमेशा आपने देखा हो ज़्यादातर जहाँ पर अगर अंतस्थ व्यंजनों की बात करी जाए तो उनको हमेशा या, रा, लावा बोला जाता है। लेकिन ये क्या है दोस्तों? इनका ये प्रक्रिया क्रम है। अगर इनकी उत्पत्ति क्रम की बात करी जाए तो उनका उत्पत्ति क्रम होता है या, व, रा, ला। ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि अंतस्थ व्यंजनों का सही उत्पत्ति क्रम क्या है, तो स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो गए। या, व, रा, ला भी दिया था, या, रा, लावा। स्टूडेंट ये यहाँ पे जब देखा उसने ये क्वेश्चन की उत्पत्ति क्रम क्या होता है तो उन्होंने सोचा कि शायद या, रा, लावा ही होगा, तो उन्होंने या, रा, लावा कर दिया, पूछा उत्पत्ति क्रम था। उत्पत्ति क्रम के अकॉर्डिंग दोस्तों इनको या, व, रा, ला बोला जाता है, जबकि प्रक्रिया क्रम में इनको या, रा, लावा बोला जाता है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति क्रम क्या हो गया? या, व, रा, ला। और इनका प्रक्रिया क्रम क्या हो गया दोस्तों? या, रा, ला, वा। इनका उच्चारण कैसे होता है दोस्तों? स्वर व व्यंजन के मध्य सा होता है। यानी कभी इनको स्वर की तरह बोला जाता है, कभी व्यंजन की तरह बोला जाता है। याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद क्लियर हो गया। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, इनके जो ये या, रा, लावा होते हैं दोस्तों, इनके मध्य में जो या और वा वर्ण है, कैसे हैं दोस्तों? या, वा वर्ण हैं। इनके बारे में एक और विशेषता याद रखना दोस्तों कि जो अंतस्थ व्यंजन हैं, इन अंतस्थ व्यंजन के 2 व्यंजनों को, या और वा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अर्धस्वर बोलते हैं। जो या है और एक ये वा है, इन दोनों स्वरों को दोस्तों हम अर्धस्वर, या हम कह सकते हैं संघर्षहीन, या हम इनको कह सकते हैं संघर्षहीन व्यंजन। ठीक है, तो इनको हम अर्धस्वर कह सकते हैं या संघर्षहीन व्यंजन कह सकते हैं। ये बात याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न आपके मन में ये आ रहा होगा, अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर इनको अंतस्थ व्यंजन जो या वा होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, इनको हम संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर क्यों कहते हैं?
देखिए दोस्तों, जब इन दोनों का उच्चारण करते हैं हम, इन दोनों का उच्चारण करते हैं, जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो हवा किसी भी जो हमारे मुख का अवयव होता है किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करती है। इनका उच्चारण स्वर की तरह स्वतंत्र किया जाता है। इनका उच्चारण हम बोले या, वाह, तो कहीं पे भी हमारी रुकावट नहीं हुई। जबकि स्वर का एक व्यंजन का एक निर्धारित परिभाषा ये है कि व्यंजनों के उच्चारण में हमारी क्या होती है, मुख के अवयव, मुख के अंदर की जो हवा होती है वो कहीं ना कहीं पे किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, रुकावट पैदा करती है, रुकावट के साथ में बाहर निकलती है। जबकि या और वाह के उच्चारण में क्या होता है दोस्तों कि इनके मुख, जो हमारे मुख के अंदर की हवा होती है वो कहीं पे भी किसी भी उच्चारण स्थान को, यानी मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श ना करते हुए, ना टकराते हुए सीधी सीधी बाहर, यानी स्वरों की तरह स्वतंत्र, इनके उच्चारण स्वरों की तरह स्वतंत्र क्या निकलती है, मुख से हवा निकलती है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन दोनों वर्णों के उच्चारण में, कह सकते हैं कि इन दोनों वर्णों के इनके उच्चारण में मुख से हवा, मुख से हवा स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से निकलती है, स्वतंत्र रूप से निकलती है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, अर्धस्वर या संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी संघर्ष नहीं करते, सीधे सीधे इनको उच्चारण हम कर देते हैं, या वाह। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपने देखा होगा कि इनका उच्चारण स्वरों की भांति क्यों करते हैं, कभी कभी देखा होगा आपने, हमने बोला गए, तो हम देखो किसी ने बोला गए और हमने यहाँ पे गए लिखा, लेकिन यहाँ पे जो उच्चारण हो रहा है वो इस ये का किसकी भांति हो रहा है, इस ए के भांति हो रहा है। जबकि ये हमारा क्या है, स्वर है, जबकि ये हमारा क्या है, व्यंजन है। ये क्या है हमारा दोस्तों, जो ए दे रखा है, हमने बोला गए, तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि जो ए है ये क्या है, हमारा स्वर, और यहाँ पे ये जो या आ रहा है दोस्तों, ये क्या है, हमारा व्यंजन है। तो इनका उच्चारण कैसे हो रहा है, स्वर की तरह। हमने बोला गया, आ, पीछे बड़ी आ की ध्वनि निकली, जबकि हमने यहाँ पे लिखा गया भी हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे भी बोले तो हम कुल मिला कह सकते हैं, इनका जब उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इनका उच्चारण स्वरों की भांति हो रहा हो या हम किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हो। तो कुल मिला के बात याद रखना, जो मेन ऑथेंटिक बात तो यही है कि इनके उच्चारण में जो मुख से हवा निकलती है वो स्वरों की भांति स्वतंत्र रूप से निकलती है, मुख के किसी भी अवयव को स्पर्श नहीं करती है। इस वजह से इनको संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं और अर्धस्वर भी कहते हैं। किसको, या को और बा को। कोई मिला की बात समझना दोस्तों, इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी हमारे को टोटल कितने हो गए दोस्तों, ये तो 25 व्यंजन तो ये हो गए, 25 व्यंजन तो ये हो गए, 4 ही हो गए, 25 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 29 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 29 हो गए। फिर हमारे अभी बाकी कितने बच रहे हैं, 4 व्यंजन और बच रहे हैं। हमें टोटल संख्या कितनी करनी है दोस्तों, 33 करनी है। कितनी करनी है, 33। बात समझना, तो अंतस्थ व्यंजन अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले व्यंजन की। हमारे 4 व्यंजन और कौन कौन से, मैं ये इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात देखिए दोस्तों, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए दोस्तों हमारे चारों, ये चारों क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई हमारी। अब आगे देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे आते हैं अगले ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4। और ये वर्ड कौन कौन से हैं, सा और हा, सा और हा। ठीक है दोस्तों, समझना दोस्तों, ये 4 व्यंजन है, इन चारों व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब इनका परिभाषिक क्या है दोस्तों, इनका महत्व तात्पर्य क्या है ऊष्म व्यंजनों का। देखिए दोस्तों, इन ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में अगर बात करें दोस्तों, इनके उच्चारण में क्या होती है दोस्तों, जब इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से जो हवा निकलती है दोस्तों, मुख से जो हवा निकलती है वो रगड़ के साथ, यानी रगड़ के साथ और घर्षण के साथ निकलती है। यानी कुल मिला कह सकते हैं जो मुख से जो हवा निकलती है वो थोड़ी गर्म निकलती है, हॉट निकलती है, एकदम गर्म, रगड़ के साथ निकलेगी। किसी चीज़ को हम रगड़ेंगे दोस्तों तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि जब इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, इन चारों का, तो मुख से जो हवा होती है वो घर्षण खाते हुए, रगड़ खाते हुए निकलती है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। और जब घर्षण खा के, रगड़ खा के हवा बाहर निकलेगी दोस्तों तो गर्म निकलेगी, ऊष्म निकलेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कह सकते हैं इनके उच्चारण में जो हवा होती है, हवा कैसे निकलती है, हवा रगड़ व घर्षण के साथ निकलती है,
घर्षण के साथ निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब वो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर चलो हवा रगड़ व घर्षण के साथ निकल रही है, हवा घर्षण व रगड़ के साथ तो निकल रही है, लेकिन ये क्यों निकल रही है? ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं वर्डों में ही हमारी जो मुख्य हवा होती है वो रगड़ खाती है, घर्षण खाती है? तो दोस्तों इनमें क्या होता है, जब इन वर्डों का हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ होती है, जिह्वा होती है, वो क्या करती है, जो उच्चारण स्थान होते हैं, अवयव होते हैं हमारे मुख्य, जैसे मूर्धा है, तालु है, दंत है, इनके पास तो जाती है लेकिन इनको स्पर्श नहीं करती। यानी जीभ है वो हमारे मुख्य जो जीभ है, मान चलो ये हमारा तालु है, इस तालु तक गई, जीभ गई, पर इनको स्पर्श नहीं किया, और जब स्पर्श नहीं करती तो दोस्तों क्या होता है, रगड़। अब हवा यहाँ से फिर जब यहाँ पे जब इतनी सी जगह बच रही है, जो मुख्य हवा होगी, आप देखो हवा को तो बस कहीं से जगह मिल जाए वहीं से निकलती है, और अब जीभ है हमारी इस मुख्य स्थान तक यहाँ तक पहुँच गई, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ी सी जगह बची, यानी स्पर्श नहीं किया, बस थोड़ी सी जगह, इसी जगह से क्या है ये घर्षण खा के, यानी घर्षण खा के बाहर निकल जाएगी। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम, घर्षण खा के निकलने वाली हवा बोलते हैं। इसी वजह से इन वर्डों को क्या बोलते हैं हम, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। यानी कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि हमारे मुख के अंदर जो जीवा होती है वो उच्चारण स्थान यानी अवयवों को स्पर्श करने जाती तो है, लेकिन स्पर्श नहीं करती है, वहीं से जो शेष जगह बच जाती है उसी से हमारी हवा घर्षण खा के बाहर निकल जाती है। तो क्या होती है, जो हवा होती है वो थोड़ी ऊष्मा के साथ में बाहर निकलती है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हमारे हिंदी में, 4 है। अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ 33 व्यंजनों का कंप्लीटली आपको वर्गीकरण यहाँ पे समझा दिया कि हमारे व्यंजन कितने हैं दोस्तों, 33 हैं। स्पर्श व्यंजनों का वर्गीकरण कल हमने बहुत अच्छे से समझाया दोस्तों, आप हमारी पिछली वीडियो में अवश्य जाके देखना। हम हिंदी व्याकरण की दोस्तों कम से कम 15 वीडियोज करा चुके हैं, 15 क्लासेज ले चुके हैं। आप हमारे हिंदी व्याकरण की प्ले लिस्ट में जाके नंबर 1 से लेके सारी वीडियोज यानी सारी क्लासेज देख सकते हैं दोस्तों। कंप्लीटली मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, वो भी फ्री में। मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पे कोचिंग्स चलाने का मतलब उद्देश्य नहीं है, ना ही आपसे और कोई भी उद्देश्य, बस सामाजिक सरोकार की दृष्टि से यानी आपके हित की दृष्टि से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेज चला रहा हूँ, बस आपके हित को देखते हुए आप इसका फ़ायदा लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। बस मुझे तो क्या चाहिए, आपका एक लाइक मिल जाए, आपका एक सब्सक्राइब मिल जाए, आपका एक शेयर मिल जाए, बस मैं इसी में खुश हूँ दोस्तों। तो बस आपसे यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात क्लियर होगी दोस्तों। अब आगे की मैं बात करता हूँ, आगे की बात क्या है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों जब तक। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं आगे कराऊंगा व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारी क्या हो गई, व्यंजनों की संख्या हो गई, और ये व्यंजनों का क्या हो गया, एक वर्गीकरण हो गया दोस्तों। 33 व्यंजनों को हम क्या, जो किशोरीदास वाजपेयी थे उन्होंने इस प्रकार इनका वर्गीकरण किया था। 25 वर्णों को तो क्या माना उन्होंने, स्पर्श व्यंजन। 4 वर्णों को क्या माना, अंतस्थ व्यंजन। और 4 वर्णों को क्या माना उन्होंने, ऊष्म व्यंजन। बात क्लियर होगी दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैं दोस्तों आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताऊँगा, यानी आपने मेरे से, अगर जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन क्लासेज ली होंगी उन्होंने भी हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी दोस्तों, लेकिन आज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं दोस्तों आपको संपूर्ण तथ्य करा रहा हूँ, यानी एक एक बिंदु को करा रहा हूँ, जिससे आपको बाद में कहीं पे भी हिंदी व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आप कहीं पे भी ऑनलाइन क्लासेज हो चाहे कहीं ऑफलाइन क्लासेज हो, इनसे एक्स्ट्रा आपको कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा दोस्तों। तो देखिए अब घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है उसमें नया क्या है दोस्तों आपके लिए, नए की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग डलेगा व्यंजनों का वर्गीकरण, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हम क्या करेंगे दोस्तों, घोषत्व के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, घोषत्व के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए घोषत्व के आधार पे दोस्तों हम क्या करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है दोस्तों, एक घोषत्व क्या होता है, यानी ये जो घोष वर्ड दे रखा है यहाँ पे, ये घोष होता है, इस घोष का तात्पर्य क्या है दोस्तों, बात समझना, इस घोष का तात्पर्य क्या है। तो ये घोष का तात्पर्य होता है दोस्तों स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, स्वर तंत्रियों में
ध्वनि का कंपन, ध्वनि का कंपन। अब प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों कि स्वर तंत्री क्या होती हैं, ये स्वर तंत्री क्या होती है। मैं पहले स्वर तंत्री के बारे में बताता हूं दोस्तों, स्वर तंत्री क्या होती हैं। देखिए दोस्तों, हमारे श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग को हम क्या देते हैं दोस्तों, स्वर तंत्री का नाम देते हैं। अब वो स्वर तंत्री कैसे होता है देखा होगा दोस्तों आपने, ये हमारे मानव का क्या है दोस्तों, मुख है। क्या है दोस्तों, ये मानव का हमारे का ये क्या है, मुख है दोस्तों। एक तरीके से हमने बताया था दोस्तों आपको कि जो मानव का मुख होता है दोस्तों, इस मानव के मुख में अगर ये हमारा क्या है, ऊपरी दांत है, ये हमारा क्या है, निचला दांत है। ये ऊपरी दांत है, निचला दांत है। उस ऊपरी दांत से हमारा एक भाग यहाँ पे आता है दोस्तों, ठीक है। और निचले भाग से हमारी जीवा आती है। क्या आती है दोस्तों, जीवा आती है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, एक तरीके से हम कह सकते हैं ये मानव शरीर है, ठीक है दोस्तों। अब बात समझना दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या होता है दोस्तों, आपने फेफड़े देखे होंगे, इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। समझना दोस्तों, बस यहाँ पे केवल आपको चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरा यहाँ पे पेंटिंग का काम नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जो श्वास नली होती है दोस्तों, क्या होती है, श्वास नली। और श्वास नली है, इस नली को हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्री का नाम देते हैं। और स्वर यंत्री दोस्तों हमारे यहाँ पे होती है। क्या होती है, यहाँ पे। और इस स्वर तंत्री जो गले में होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं, दो मासल कपाट होते हैं। एक कपाट तो ये रहा और एक कपाट दोस्तों ये रहा, ये मासल कपाट होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मासल कपाट बोलते हैं। और ठीक है दोस्तों, जो ये नली होती है, इस नली को हम स्वर यंत्र, यानी यहाँ से क्या हो रही है, हवा का फेफड़ों से जो हवा हो रही है हमारी, इस फेफड़ों से हवा निकल रही है दोस्तों। ये फेफड़ों को क्या हो रहा है, हवा निकल रही है फेफड़ों से और निकल के यहाँ से जा रही है दोस्तों, ये जा रही है। इसको हम बोलते हैं स्वर यंत्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर यंत्री बोलते हैं। और ये मासल कपाट के बीच में जो ये छिद्र दिख रहा है दोस्तों, इस छिद्र को हम बोलते हैं काकल। क्या बोलते हैं, काकल बोलते हैं। अब समझना दोस्तों क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तब क्या होता है कि जब हमारे फेफड़ों से जो हवा निकलती है, तो दोस्तों ये जो मासल कपाट हैं, ये मासल कपाट क्या थोड़े नज़दीक आ जाएं, जिन वर्णों को बोलने में मासल कपाट क्या हो जाते हैं, हमारे गले की जो नली है, तो जो मासल कपाट है थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। और नज़दीक आने की वजह से जब काकल से हवा निकलती है, यानी काकल से हवा बाहर निकलती है, हमारे मुख की ओर यहाँ तक आती है, तब ये स्वर जो मासल कपाट थोड़े नज़दीक आ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि ये स्वर यंत्री हैं, यानी ये गले की जो यंत्री हैं, इनमें क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, उन ध्वनियों को हम सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। बात समझना। अब कुछ वर्ड तो ऐसे होंगे जिन वर्णों के बोलने में जो मासल कपाट नज़दीक आएंगे और स्वर तंत्रियों में क्या होगा, कंपन होगा। और कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके उच्चारण में मासल कपाट नज़दीक नहीं आएंगे। जब नज़दीक नहीं आएंगे तो काकल से हवा सीधी सीधी निकल जाएगी और कोई भी कंपन नहीं होगा। तो उसी आधार पर हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ड कौन से हैं, कितने हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और ऐसे व्यंजन वर्ड कितने, जिन हमारे वर्ड कितने जिनमें इन स्वर तंत्रियों में क्या नहीं होता, कंपन नहीं होता। तो बात समझ में आपको आ गई होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्री बोलते हैं दोस्तों। तो यहीं से हमारी क्या निकलेगी, जो श्वास है वो बाहर निकलती है, तो काकल हो गया। काकल के बगल में क्या हो गए दोस्तों, दो मासल कपाट हो गए। जब ये मासल कपाट नज़दीक आते हैं तो काकल से निकलने वाली हवा में क्या होती है, हवा से क्या होती है, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। बात क्लियर हो गया दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों स्वर तंत्री क्या है हमारी। अब बात करते हैं कि स्वर तंत्री यानी इस घोष के आधार पे, इस घोषत्व के आधार पे हमने व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, घोषत्व के आधार पे हम व्यंजनों को दो भागों में बांटते हैं। और पहला है हमारा दोस्तों सघोष। क्या होता है दोस्तों, पहला जो भाग है उसको बोलते हैं हम सघोष या कह सकते हैं घोष, ठीक है, सघोष या घोष। देखिए दोस्तों, सा यहाँ पे क्या दे रखा, सा का मतलब होता है साथ। क्या होता है दोस्तों, साथ, या हम इसको साहित्य भी कह सकते हैं, ठीक है। और घोष का मतलब तो मैंने अभी बता दिया है दोस्तों। घोष का मतलब क्या है दोस्तों, स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन। और जब सघोष का मतलब है कि स्वर तंत्रियों में कंपन और साथ, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ, यानी कुल मिला कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में क्या हो, स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो,
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, सघोष व्यंजन बोलते हैं या सघोष बोलते हैं या सघोष वर्ड बोलते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी कि सघोष क्या होते हैं, और मैंने बता दिया होगा स्वर तंत्रियों में कंपन क्या होता है कि जो हमारे काकल के यहाँ पे ये काकल होता है दोस्तों, इस जगह पे जो मासल कपाट है दोस्तों नज़दीक आ जाते हैं तो हमारी जो मुख से ध्वनि निकलती है तो क्या होता है यहाँ पे इन जगह इस स्वर तंत्री में कंपन पैदा होने लगता है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, सघोष या घोष व्यंजन बोलते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। अब सघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं दोस्तों, वो समझना है आपको कि सघोष वर्ण होते कौन कौन से हैं दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों कौन कौन से होते हैं। संख्या देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम प्लस में क्या करेंगे, अंतस्थ वर्ड, सभी अंतस्थ व्यंजन, ठीक है दोस्तों। यानी सभी अंतस्थ व्यंजन भी कर सकते हैं, सभी हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके अलावा दोस्तों क्या आएगा हमारा, हा भी क्या होता है दोस्तों, हमारा सघोष व्यंजन होता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों, सभी मौखिक व अनुनासिक स्वर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर वो बात करें दोस्तों, इसके अलावा और क्या होता है, जा, गा, ढा और ढ, यानी ये दोनों हमारे क्या हैं दोस्तों, अरबी फारसी धुनिया, अरबी फारसी। और इनके बारे में मैंने कल बताया था दोस्तों, ये दोनों क्या है हमारे, उत्क्षिप्त या ताड़नजात, ठीक है, व्यंजन। ये भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। यानी याद रखना दोस्तों कि हम सघोष में कितने वर्णों को शामिल करते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको मिला के हम कह सकते हैं 345, ठीक है दोस्तों। 345 याद रख लेना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में अगर प्रत्येक वर्ग की बात करी जाए तो प्रत्येक वर्ग में क्या होंगे, 5 वर्ग होंगे। अब देखो दोस्तों मैं इसको समझाता हूँ आपके लिए। यहाँ पे दोस्तों आपने ज़्यादातर किताब होती हैं, बुक्स होती हैं, उनमें केवल इतना ही दे रखा होता है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ व्यंजन और हा, ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होते हैं। लेकिन इनके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी सभी मौखिक स्वर और अनुनासिक स्वर होते हैं, यानी 11 ही हमारे मौखिक स्वर होते हैं, 11 ही अनुनासिक स्वर होते हैं। जिनमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। और जिनमें हम चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, सीधे मौखिक उच्चारण करते हैं, उनको मौखिक स्वर बोलते हैं। तो सभी मौखिक और अनुनासिक स्वर, यानी ऐसे स्वर जिन पर चंद्र बिंदु लगा हुआ हो, उनको अनुनासिक बोलते हैं। उन सभी स्वरों को हम घोष मानते हैं। इसके अलावा अरबी फारसी ध्वनियाँ हमारी जा और ग, ज और ग, ढ और ढ, इनको भी उत्क्षिप्त व्यंजनों को भी हम क्या मानते हैं, सघोष व्यंजन मानते हैं। बात समझ में आपको आ गई होगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारे 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बार और समझाता हूँ आपको कि हमारे कितने वर्ग हैं दोस्तों, टोटल 5 वर्ग हैं। एक वर्ग है हमारा का वर्ग, ठीक है, का, खा, गा, घा और ञा। उसके बाद में हमारा चा वर्ग, क्या है दोस्तों, चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और या। फिर है हमारा दोस्तों टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा और अणा। फिर है हमारा दोस्तों ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। फिर है हमारा दोस्तों पा वर्ग, पा, फा, वा, भा और मा। फिर इसके अलावा दोस्तों हमारे हैं अंतस्थ, क्या होते हैं दोस्तों, अंतस्थ। अंतस्थ क्या है हमारे, या, रा, ला और वा। फिर इसके अलावा दोस्तों हमारे क्या है ऊष्म, ऊष्म क्या है हमारे, सा, सा और हा। इसके अलावा हैं दोस्तों हमारे उत्क्षिप्त, क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, डा और ढा।
ठीक है दोस्तों, समझना मेरी बात को। तो ये तो हमारे व्यंजनों को मैंने बता दिया वर्गीकरण। मैंने बताया था कि ये तो हमारे टोटल कितने हो गए दोस्तों, यहाँ तक कितने हो गए दोस्तों, 33। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ से आगे और बढ़ा देते हैं हम, इसके अलावा यहाँ तक बढ़ा देते तो कितनी हो गई संख्या, 35। मैंने बताया था व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, लेकिन आर्येंद्र शर्मा ने ड और ढा यानी उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या को जोड़कर कितने बताए थे, 35। तो ये टोटल हमारे आर्येंद्र शर्मा के अकॉर्डिंग 35 हो गए और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हमारे 33 व्यंजन हो गए, ये याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों कि इनमें से हमने क्या किया कि इनमें से पहला वर्ग, ये क्या है दोस्तों हमारा पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, और ये क्या वर्ग हो गए हमारे, 5 वर्ग हो गए। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। तो हमने पहले स्टार्टिंग बताया कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। तो ये हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमने बताया था अंतस्थ व्यंजन, ये चारों हो गए दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। फिर इसके बाद में हमने बताया था हा, ये हा भी आ गया दोस्तों, बात क्लियर हो गई। इसके अलावा मैंने बताया था ड और ढ, ये भी आ गए दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था अरबी फारसी ध्वनियाँ कितनी है हमारी दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों जगह नहीं बची, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अलावा अरबी फारसी ध्वनियाँ हमारी कौन कौन सी आ गई इसमें, जा और गा। होती कितनी है, 5, का, खा, गा, जा और फा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक। अब इसमें देखना है आपको कि जो हमारा ये गा है, ये जा, गा और जा, ये क्या है हमारे सगोश। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें हम नेक्स्ट अगली, सभी स्वर चाहे वो क्या हो दोस्तों, मौखिक हो चाहे अनुनासिक हो, इन सभी स्वरों को हम क्या करते हैं दोस्तों, सगोश मानते हैं। तो बात समझना दोस्तों, यहाँ तक याद रखना, पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये आपके लिए लेटेस्ट नई चीज़ है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं या अघोष होते हैं, तो याद रखना दोस्तों उत्क्षिप्त व्यंजन सघोष होते हैं। अरबी फारसी ध्वनि ज और गा क्या होते हैं दोस्तों, सघोष होती हैं। सभी मौखिक स्वर, अगर आपसे यहाँ पर कन्फ्यूज कर सकता है, आपसे पूछे कि सभी मौखिक स्वर किस में आएंगे, तो आपको उत्तर होगा दोस्तों सघोष में। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ तक समझना दोस्तों। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से जगह थोड़ा इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है सपोज दैट कि निम्न में सघोष ध्वनि नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन देगा। ऑप्शन नंबर ए में रख देगा दोस्तों आपको क्या, क्या रख देगा, आ। ऑप्शन नंबर बी में रख देगा दोस्तों गा, क्या रख देगा, गा। और ऑप्शन नंबर सी में रख देगा दोस्तों हा। और ऑप्शन नंबर डी में उसने मान चलो सपोज दैट उसने क्या रख दिया दोस्तों, ये रख दिया। अब स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, इस पे यहीं पे क्या कर, सॉरी इसमें एक मैं नया चेंज कर देता हूँ। मान चलो उसने रख दिया ता, रख दिया, क्या रख दिया, ता। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्न में से सघोष ध्वनि नहीं है। तो दोस्तों हमारा मैंने बताया था सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं, तो इसका मतलब ये भी है। हमने बताया कि एक तीसरा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड क्या होता है हमारा, सघोष होता है, इसका मतलब ये भी सघोष है। और मैंने बताया कि सभी अनुनासिक स्वर का मतलब जितने हमारे 11 स्वर हैं, अगर 11 स्वरों पे हम चंद्र बिंदु लगा दें तो अनुनासिक कहलाते हैं। तो सभी अनुनासिक स्वर भी हमारे क्या हो गए दोस्तों, व्यंजन हो गए। क्या हो गए दोस्तों, व्यंजन हो गए, वो सघोष व्यंजन हो गए। तो इसका मतलब ये भी है। तो शेष बचा कौन सा हमारा, ता। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सपोज दैट वो यहाँ पे गा ना रख के यहाँ पे डा ढा भी रख सकता है, यहाँ पे क्या रख सकता है, ये भी रख सकता है डा। तो अब स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, या ऊ को करें, इस डा को करें, ता को करें, आ को करें। तो दोस्तों क्वेश्चन जब बनाना होता है ना, कंफ्यूज करना होता है, वो कैसे भी कर सकता है। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला व्यंजन है दोस्तों हमारा अघोष। क्या है दोस्तों, अघोष।
यानी पहला हो गया हमारा सघोष या घोष। अब दूसरे की बात करें, हमारा दूसरा होता है अघोष। क्या होता है? अघोष। दूसरा कौन सा होता है? अघोष वर्ड। ठीक है, अघोष वर्ड में क्या होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। इनके उच्चारण में क्या होता है दोस्तों? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, क्योंकि आ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, और घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन, यानी स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं? हम अघोष वर्ण बोलते हैं। और अघोष वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? कौन कौन से होते हैं अघोष वर्ण? तो याद रखना दोस्तों, अघोष वर्ण हमारे होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण प्लस सा और सा। ठीक है दोस्तों, केवल इसमें अघोष में केवल इतने ही वर्ड आते हैं। हमारे शेष यहाँ पर कितने बचे थे? यानी प्रत्येक वर्ग का ये बचा था दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। ठीक है दोस्तों, और क्या बचे थे हमारे शेष? सा। यानी कुल मिला कह सकते हैं 2 पंजे 10 और 10 और 3 13, यानी हमारे टोटल 13 वर्ड ही क्या होते हैं दोस्तों? अघोष व्यंजन होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या नहीं होता दोस्तों? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो बात समझ गए होंगे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर पॉइंट्स। यानी हमारे इन 33 व्यंजनों में अगर देखा जाए दोस्तों, इन 33 व्यंजनों में, टोटल 33 व्यंजनों में देखा जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों, 10 और 3 13 वर्ड तो हमारे क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और शेष बचे कुछ 20 वर्ड क्या होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, और शेष इनके अलावा ड ढ ज ग और का खा गा, जो ये गा और ग और जय हमारी क्या है? अरबी फारसी ध्वनि ये, और सभी स्वर और मौखिक अनुनासिक स्वर भी क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बात क्लियर होगी दोस्तों। अब हमारा घोषत्व के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण था दोस्तों, वो क्या हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें एक नई चीज़ और बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो सघोष होता है, इस सघोष को हम सामान्य स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सामान्य स्वर, क्योंकि इसमें सामान्य स्वर आते हैं, और इस अघोष में क्या होते हैं? सभी टोटल व्यंजन आते हैं, स्वर बिल्कुल भी नहीं आते। इस वजह से अघोष को हम जपित स्वर भी कहते हैं। जपित स्वर का मतलब सहायता के साथ उच्चारित स्वर। इसमें कैसे स्वर आते हैं? जो व्यंजनों की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी व्यंजनों के साथ उच्चारित होते हैं, ऐसे व्यंजन वर्ड यानी ऐसे स्वर इसमें आते हैं अघोष में। और इसमें सीधे सामान्य स्वर यानी मौखिक स्वर शामिल होते हैं। इस वजह से सघोष को हम क्या कहते हैं? सामान्य स्वर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जपित स्वर किसे कहा जाता है, तो अघोष को जपित स्वर कहा जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अगला विभाजन कराएंगे हम प्राण के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? प्राण के आधार पर। अब जो नेक्स्ट अगला विभाजन है दोस्तों, वो है हमारा प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राण की अगर बात करें कि प्राण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो प्राण दे रखा है, इस प्राण का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? हवा या वायु या हवा की शक्ति या हवा की शक्ति। ठीक है दोस्तों, बात समझना दोस्तों कि ऐसे व्यंजन वर्ड, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारे मुख से हवा कम निकले, ऐसे व्यंजन वर्ड जिनके उच्चारण हमारे मुख से हवा ज़्यादा निकले, यानी हवा के आधार पर, मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर हम क्या करेंगे? व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्राण के आधार पर हमने व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 2 भागों में। जो पहला भाग है दोस्तों, वो है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है दोस्तों। अल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? कम। और प्राण का मतलब क्या होता है दोस्तों? हवा। यानी इन ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में कम हवा निकले, मुख से कैसे निकले? कम हवा निकले, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्प प्राण बोलते हैं। जिनके उच्चारण में क्या लगे? श्वास बल कम लगता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों। और अल्प प्राण, अगर इनकी संख्या की बात करी जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो याद रखना, अल्प प्राण किसे बोलते हैं हम?
कितने वर्ड होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ड। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। ठीक है दोस्तों, क्लियर। दूसरी बात, प्लस में सभी अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जिसमें ड इसी में शामिल होता है, और जो हमारा ढ है वो महाप्राण में आएगा। किस में आएगा? ढ किस में आएगा? महाप्राण में। अब दूसरा जो वर्ड लिख देते हैं वो लिख देते हैं महाप्राण। क्या लिख देते हैं? महाप्राण। महाप्राण, महा का मतलब क्या होता है दोस्तों? ज़्यादा, और प्राण का मतलब होता है हवा, यानी जिनके उच्चारण में क्या हो दोस्तों? श्वास बल ज़्यादा लगे। जिनके उच्चारण में श्वास बल ज़्यादा लगे, यानी हवा ज़्यादा निकले इनके उच्चारण में मुख से, तो उनको हम क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। और महाप्राणों की जो वर्ड हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? याद रखना। तो याद रखना दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड प्लस सभी ऊष्म व्यंजन प्लस ये प्लस ढ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, ढ के अलावा मह, नह, लह, जो ये वर्ड हम बोलते हैं आधे माँ के साथ में हा का उच्चारण करते हैं, आधे ना के साथ में हा का उच्चारण करते हैं, और आधे ला के साथ में हा का उच्चारण करते हैं। इनका भी उच्चारण हमारे महाप्राण के अंतर्गत लिया जाता है। मह, हवा ज़्यादा बल लगाना पड़ा, नह, हवा का ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, लह, हवा का ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आपको आ गई होगी दोस्तों। तो कुल मिला के हमारे जो 35 वर्ड हैं, यानी 35 वर्ण हैं उत्क्षिप्त व्यंजन सहित, उन 35 व्यंजनों का अगर हम वर्गीकरण करें दोस्तों, यहाँ पर लिखें हमारे वर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों। एक पहला वर्ग है हमारा का, गा और घा और अणा, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और णा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, वा, भा और मा, या, रा, ला और बा, सा, और हा। फिर उसके अलावा हमारे डा और ढा। ठीक है दोस्तों, फिर इनके अलावा हमारे सभी स्वर, ठीक है दोस्तों, बात समझ गए होंगे यहाँ पे। अब इन सभी स्वरों में बात करें दोस्तों, तो हमारे प्रत्येक वर्ग का ये हमारा 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए दोस्तों। तो हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तो हमने ये पहला ले लिया दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला। तीसरा हमने ये क्या ले लिया दोस्तों? तीसरा वर्ग ले लिया। और पांचवा हमने ये पांचवा ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। ठीक है दोस्तों, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड आ गया। सभी अंतस्थ व्यंजन, हमने सभी अंतस्थ व्यंजन ले लिए। फिर सभी स्वर, हमने सभी स्वर ले लिए दोस्तों। फिर उसके अलावा ड, हमने ये ले लिया ड। यानी ये सभी वर्ण हमारे क्या हो गए दोस्तों? अल्प प्राण हो गए। यानी इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है? हमारे मुख से कम हवा निकलती है, श्वास का बल कम लगता है। जो शेष बचे हमारे दूसरा वर्ग बच रहा है और चौथा वर्ग बच रहा है, और हमारे क्या बच रहा है? एक ढ बच रहा है और एक ये स है बच रहा है दोस्तों। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। इनके उच्चारण में जो श्वास वाला है वो दोस्तों ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताया ड और ढ, ये बहुत ही नए लेटेस्ट हैं दोस्तों। बहुत पेपरों में पूछे जा रहे हैं कि ड और ढ जो उत्क्षिप्त वर्ण है उनमें महाप्राण कौन सा होता है, अल्पप्राण कौन सा होता है। स्वरों के भी याद रखना दोस्तों, सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। बात समझ गए होंगे दोस्तों। जब मैंने स्वर पढ़ाए थे तब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। बात क्लियर हो गई दोस्तों, बात समझ गए होंगे दोस्तों आपको यहाँ तक। अब दोस्तों याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? याद करने का तरीका क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे याद करने का तरीका मैं आपको इनका बताता हूँ कैसे क्या याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्राण के आधार पर हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों।
देखिए दोस्तों, मैं अभी आपको एक बार याद करने का तरीका और बता देता हूँ। वैसे आप सभी लोग याद रखना, जो व्यक्ति अपने तरीके से ज़्यादा याद करता, अपना नया तरीका याद करने का याद करता है, उससे ज़्यादा याद रहता है बजाय दूसरे के तरीके से। फिर भी दोस्तों, आपको अगर तरीका अच्छा लगे तो आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। मैं 3-4 तरीके बताऊंगा इसमें, इन घोष व्यंजनों को, अघोष व्यंजनों को, अल्पप्राण और महाप्राण को याद करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है दोस्तों कि हमारे जो 5 वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग और 5 वर्ग। ठीक है, का, खा, गा। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है दोस्तों, पहले तो इनके याद करने का तरीका बताता हूँ। पहले एक एक करके याद करेंगे दोस्तों। तो हमारा जो हमने यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, का, खा, गा और घा और अणा, चा, छा, जा, झा और या, टा, ठा, डा, ढा और अणा। फिर उसके बाद में दोस्तों ता, था, दा, धा और ना। फिर उसके बाद में पा, फा, वा, भा और मा। ठीक है दोस्तों, अब बात समझना दोस्तों कैसे याद करना है। मैं आपको यहाँ पे इनको देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे किसके? घोषत्व के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों? घोष के आधार पे। तो घोष के आधार पे हम नीचे से बात करते हैं, घोष के आधार पे। ठीक है दोस्तों, घोष के आधार पे हमारे 2 होते हैं। कैसे होते हैं? 2 होते हैं, सघोष और अघोष। ठीक है दोस्तों, बात समझना। हमारे कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। और 5 वर्गों में भी दोस्तों याद रखना कि ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड और ये 5वां वर्ड। तो सघोष को हम कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों कि 345, केवल इनकी बात कर रहे हैं, 345 या 345 और शेष 12। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा 345 है, 345 मतलब तीसरा, चौथा, 5वां वर्ग किस में आ गया? हमारा सघोष में आ गया। घोष का हम क्या करेंगे? अघोष का 12। अब इनको याद कैसे पता? स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है कि 345 किस में। तो याद रखना, जो सघोष है, जो हवा वाला है वो ज़्यादा है 345 से, और जो कम हवा वाला, कम हवा वाला है वो कम है 12। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई। दूसरी इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों कि सघोष को हम क्या बोल सकते हैं? एस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एस बोल सकते हैं। और जो अघोष है दोस्तों, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ए बोल सकते हैं। अब कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि जो ए और ट्रिपल एस, ठीक है, इस प्रकार याद रख सकते हैं, ए ट्रिपल एस। ठीक है, डबल ए ट्रिपल एस, इस प्रकार याद रख सकते हैं कि A2S3, A2S3, इस प्रकार याद रख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम बात करें प्राण के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? प्राण के आधार पर। प्राण के आधार पर हमारे 2 होते हैं, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है दोस्तों महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण में कैसे याद रख सकते हैं? तो अल्प प्राण को हम कर सकते हैं 345 से याद, और इसको याद कर सकते हैं हम 24 से। ठीक है, ये यहाँ 12 है तो इसका दुगना हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 345 है दोस्तों, सॉरी ये 12 हो गया, 345, 135, यार मैं कंफ्यूज हो गया, 135। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? वो 135 है, 24 है, यहाँ पे 345 है, ये 12 है। तो इस 135 से यानी अल्पप्राण महाप्राण में दोस्तों इसको 135 से याद रख सकते हैं, इसको 24 से याद रख सकते हैं कि हमारा पहला, तीसरा, 5वां क्या होगा? अल्पप्राण होगा, और दूसरा, चौथा वर्ड जो वर्ड होगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा। अब इनको हम दोस्तों अल्पप्राण को क्या कह सकते हैं? ए कह सकते हैं, और महाप्राण को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? एम कह सकते हैं। तो हम कुल मिला के जो हमारा पहला वर्ड है इसको हम ए लिख सकते हैं, तीसरा वर्ड है इसको ए लिख सकते हैं, और 5वें को क्या लिख सकते हैं? ए। तो हम इसमें ए एम ए, ठीक है, ठीक है, लिख सकते हैं ए एम ए। ठीक है, इसका एक क्रम से याद रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? तो इनको इस तरीके से याद रख सकते हैं। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब रह गया हमारा क्या दोस्तों? या, रा, ला और वा। फिर रह गया हमारा सा और हा। ठीक है दोस्तों, तो एक में तो आपको ये याद रखना है कि 5 वर्ड आते हैं ये, और एक में याद रखना है कि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है,
एक में क्या रखना, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको पता होगा जब हम अल्प क्या पढ़ते हैं, अल्प प्राण महाप्राण पढ़ते हैं, तो अल्प प्राण के अकॉर्डिंग तो इनको हम ए कर सकते हैं, ए एम कंप्लीट आ जाते हैं। और 5 में याद रखना दोस्तों, आपको क्या रखना है इनमें कि 5 में इस प्रकार याद रख सकते हैं कि जो एस होता है सगोश होता है दोस्तों, उसमें एस बनता है, क्या बनता है, इस प्रकार एस बनता है सगोश में। तो सगोश से याद रख सकते हैं कि सगोश में 5 आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों, 5 आते हैं सगोश में। कितने आते हैं दोस्तों, 5 आते हैं। उसमें हम हा को भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो सगोश से एस से, सगोश के एस से 5 याद रखना दोस्तों। और शेष हमारे किस में आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। क्लियर हो गया दोस्तों। और डे और ढे की बात करें दोस्तों, डे और डॉ की बात करें तो अल्पप्राण महाप्राण में तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं कि पहला वाला अल्पप्राण में, दूसरा वाला महाप्राण में, लेकिन सगोश में ये सभी आ ही जाते हैं। सगोश में इन दोनों को लिया जाता है। सभी स्वरों की बात करें दोस्तों तो सभी स्वर अल्पप्राण यानी कुल मिला के बात है पहली स्टेज में ही आ जाते हैं। सभी स्वरों को सबसे पहले ले लिया जाता है, यानी इनकी मानक देवनागरी में भी स्वर सबसे ऊपर आते हैं और घोषत्व में और प्राण में, प्राणत्व में भी पहले आते हैं। यानी पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, पहला सगोश और दूसरा अघोष। तो स्वर क्या है, पहली स्टेज में आ जाते हैं, यानी पहले प्रकार में ही आ जाते हैं। उस तरीके से इनको याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारे घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर स्वरों का क्या हुआ, वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। आप उनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा महाप्राण है, निम्न में से कौन सा अल्पप्राण नहीं है, निम्न में से कौन सा सघोष है, निम्न में से कौन सा सघोष नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, अगली जो हमारी पॉइंट है अगला, वो होगा वर्गीकरण होगा। अगला वो होगा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्या होगा दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न का मतलब होता है कि मुख के अंदर जिन वर्णों को, यानी वर्णों को बोलने में, वर्णों को बोलने में मुख के अंदर किया गया प्रयास, यानी हमारे मुख के अंदर हम वर्णों को बोलने में जो प्रयास करते हैं, उस प्रयास के आधार पर कितने प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। उस प्रयास के आधार पर हम व्यंजनों को 8 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों, 8 भागों में बांटते हैं। और वो 8 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, पहला भाग है हमारा स्पर्शी, दूसरा है दोस्तों संघर्षी, दूसरा कौन सा है, संघर्षी, तीसरा है दोस्तों स्पर्शी संघर्षी, दोस्तों चौथा है नासिक्य, और दोस्तों 5वां है हमारा संघर्षहीन या अर्धस्वर, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो 6वां है हमारा, वो 6वां है दोस्तों प्रकंपित या लुंठित। 7वां है दोस्तों हमारा पार्श्विक, और 8वां है ताड़नजात। तो ये हमारे 8 प्रकार हैं दोस्तों, किसके आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के। और इन 8 प्रकारों के बारे में कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे दोस्तों, अच्छे से करेंगे, डिटेल से करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रकंपित क्या होता है, लुंठित क्या होता है, पार्श्विक क्या होता है, ताड़नजात क्या होता है, उत्क्षिप्त क्या होता है, द्विगुण क्या होता है, और हमारा ये संघर्षहीन क्या होता है, अर्धस्वर क्या होते हैं, संघर्षी क्या होते हैं, स्पर्शी क्या होते हैं, स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं। एक एक पॉइंट्स को बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक अवश्य करना दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।